आज हम लोग अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, व्यक्तित्व विकास एवं निर्माण का अभिप्राय, जो बंदूरा के द्वारा दिया गया था। और बंदूरा ने बताया था कि व्यक्तित्व निर्माण के बारे में, जो भी हमारे व्यक्तित्व का विकास और जो उसका निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास और निर्माण के बारे में उन्होंने जो बताया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि बंदूरा कि जो मानव जीवन है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हम जानते हैं कि मानव जब जन्म लेता है उस समय से लेकर जब तक मरता है तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। मानव प्रकृति एवं वातावरण से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है और जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके स्वयं के अनुभव एवं दूसरे व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मॉडल को देख के उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और जिस सीखने की प्रक्रिया होती है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन की मैंने बात की थी। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, व्यक्तियों के अनुभव के, दूसरे व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर और खुद के प्रेरणा के आधार पर होती है। यह प्रक्रिया जो होती है कंटिन्यूअस जीवन भर चलती रहती है, जो कि व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यानी हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा होता है उसमें जो हम मॉडल को देख के सीखते हैं और साथ ही साथ हमारा अपना जो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ नेचर होता है, ये दोनों मिलकर, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो कार्य सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक गुणों से संबंधित होते हैं उन्हें हम सामाजिक अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि सामाजिक अधिगम की श्रेणी में उन्होंने किस चीज़ को रखा, सामाजिक अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। और सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। यानी जो चीज़ हम सीख रहे हैं, हम खुद सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं और दूसरे के व्यवहार को भी देख के सीख रहे हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या कहला रहा है, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। तो इसी सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 तत्व होते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, दूसरा शारीरिक तत्व, तीसरा सामाजिक तत्व और चौथा पर्यावरणीय तत्व। तो पहला हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक तत्व के बारे में। मानव अधिगम को मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक तत्व प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक तत्व का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक तत्व आपको बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हैं, जो हमारे खुद से, हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है, जो हमें खुद न खुद मनोविज्ञान, मन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, पहला होता है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता में क्या है, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को हम देखते हैं और जब हमें अच्छा लगता है, किसी का भी व्यवहार देखते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव छोड़ता है, तो क्या करते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं और उस अधिगम को हम सीख लेते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक तत्व है। किसी का भी व्यवहार का कोई इफेक्टिव फैक्टर, सही प्रतिचारों का चुनाव, सही प्रतिचारों का चुनाव, किसी कार्य को सीखते समय जो प्रयास किया जाता है वो प्रतिचार कहलाता है। और मान लीजिए आपको कोई बहुत पसंद आ गया, आपको महात्मा गांधी बहुत पसंद आ गया, तो आप महात्मा गांधी क्या करेंगे, महात्मा गांधी का जो नेचर है अहिंसा और सत्य, तो उस चीज़ का आप चुनाव करेंगे कि महात्मा गांधी को आप पसंद कर रही हैं तो किस कारण पसंद कर रही हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सही प्रतिचरों का चुनाव करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी को देख के बहुत खुश हो गई, आपको प्रभावी लगे, आप पे असर पड़ा और उन्होंने सत्य और अहिंसा पे चले, तो बोले हाँ सत्य अहिंसा पे चले, सत्य अहिंसा का सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप अपने नेचर में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में उसको आपको हमेशा के लिए स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति। जब किसी सामाजिक प्रक्रिया को सीखने के लिए अधिगमकर्ता लक्ष्य निर्धारित करता है तब उसका विकास तेजी से होता है। आपने सोच लिया कि आपको बनना है महात्मा गांधी की तरह, तो महात्मा गांधी की तरह स्टेबिलिटी अपना देंगे और उसका लक्ष्य है हमको सत्य बोलना है, हमको अहिंसा का पालन करना है, तो आप उस लक्ष्य को अगर निर्धारित कर लेंगे तो आपका अधिगम जल्दी जल्दी से होगा। या फिर आप सोच रही हैं आप टेट की तैयारी करेंगी, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आपका जो लर्निंग होगा जल्दी होगा। बिना लक्ष्य के आप चलेंगी तो नहीं, लेकिन आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आपको टेट करना है, तो आपका अधिगम जो होता है जल्दी होगा। अभ्यास, कोई भी, अब हम जैसे बोले कि महात्मा गांधी की तरह बनना है तो उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या फिर आपको टेट का तैयारी करना है या टेट निकालना है तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद विभेदीकर्ता, आप जानते हैं विभेदीकर्ता होता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो जाएगा एक क्रिया से दूसरी क्रिया में क्या अंतर है। इसमें लोग मानवीय संभव को पहचानते हैं, विभेदीकरण करते हैं। जब आप
मान लीजिए पढ़ाई कर रही हैं, बहुत पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर्स है, तो आप डिफ्रेंसिएशन देखती हैं, जो आपके बैरियर्स है उसको आप हटा देती हैं। उसके बाद मोटिव की बात करते हैं, ये प्रेरक होता है। जब किसी सामाजिक अधिगम में प्रेरकों की उपस्थिति रहती है अर्थात प्रयोग होता है, तो व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे पुरस्कार है, दंड का आपको पुरस्कार मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर और आगे बढ़ेंगे। उपयोगिता मतलब आपकी यूटिलिटी होनी चाहिए। अब महात्मा गांधी की आप अहिंसा पे चल रहे हैं और ये पे सत्य अहिंसा पे चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि समाज के अकॉर्डिंग आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप उस अधिगम को नहीं सीख पाएंगे। तो ये यूटिलिटी की बात होती है, ठीक है। हम उसी चीज़ को सीखते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, सामाजिक अधिगम में। उसके बाद हम शारीरिक तत्व की बात करते हैं, फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं। जब हमारी शारीरिक शक्ति कम होती है, जब शारीरिक शक्ति कम होती है तो सीखने की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकलांग के कारण भी क्या होता है, हम शारीरिक कोई भी अधिगम की प्रक्रिया में पूरी तरह से मन लगा के नहीं कर सकते हैं। अधिगम करता है कि एज भी डिपेंड करती है। अभी आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लर्निंग करेंगे, एकदम छोटा बच्चा को लर्निंग करने के लिए दे दीजिएगा तो थोड़ा कम करेगा। अधिगम करता की परिपक्वता, मैच्योरेशन भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, हमारा मैच्योरेशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे लर्निंग हम ज़्यादा करने लगते हैं। शारीरिक रोग, अगर आपको किसी तरह का शारीरिक रोग है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शारीरिक रोगी है, तो सामाजिक अधिगम की गति तीव्र नहीं होगी, क्योंकि वह सामाजिक प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पाएगा, और भाग नहीं लेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तो आज हमने जाना है बंडूरा के द्वारा जो सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं, उसका हमने मनोवैज्ञानिक तत्व और शारीरिक तत्व जाना है। तो आई थिंक आपका सब क्लियर हो गया होगा, शारीरिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व और शारीरिक तत्व। कल हम डेफिनेशन का सामाजिक तत्व और कार्य तत्व का। थैंक यू सो मच।